सबसे पहला सवाल में हम ये देख रहे हैं कि इक्विटी के अंदर लगातार, इक्विटी फंड के अंदर लगातार निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 महीने हो गए। बहुत लोग जो है अब वैल्यूएशन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हमने हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन भी देखा, लेकिन फिर रिकवरी आती हुई दिखाई दी। इक्विटी फंड में निवेश आपको कितना सुरक्षित लग रहा है अब, खासतौर से जब बाजार जो है वो अपने हाइस के आसपास है? तो देखिए विपुल, हमेशा ट्रेंड के साथ देखा जाए या ट्रेंड के हिसाब से बात किया जाए तो आज क्योंकि हम जो हाल ही में जो सिचुएशन आई है अबाउट स्मॉल कैप मिड कैप उसकी बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले शायद हम स्मॉल कैप मिड कैप के रिटर्न्स की बात कर रहे थे। उसके पहले कोई और ट्रेंड, कोई सेक्टोरल फंड की बात कर रहे थे। तो ये जो ट्रेंड है या ये जो फैक्टर है इक्विटी का, ये तो कंटिन्यू रहने वाला है मैं कहूंगी। सो आम निवेशकों के लिए या उनके समझ में आए इस इस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करने के लिए मुझे एक ही चीज कहनी है कि जब भी आप शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड, हम हमेशा फंडामेंटली आपको बता देते हैं कि आपको कैसे शुरुआत करनी है। जो सिचुएशंस आती है वो आपके पोर्टफोलियो में कहीं आप हेवी बोर्ड तो नहीं है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीजों के लिए आपको समझने के लिए जरूरी है। बाकी अगर आपने फंडामेंटली शुरू कर रखा है तो एज सच कोई ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। क्योंकि क्या होता है विपुल, काफी टाइम न्यूज इस तरीके से लोगों के आजकल सोशल मीडिया और आप देखिए हर एक जगह पे न्यूज इस तरीके से फैलती है कि लोग तुरंत से पूछते हैं, अरे मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, क्या मुझे बंद करना चाहिए? अरे क्या मुझे लार्ज मिड कैप में शिफ्ट कर देना चाहिए? मैं ये कहूंगी कि आप ऐसी कोई भी सिचुएशन आज एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में आई है, वैसे कभी कोई और में भी आ सकती है। आपने लास्ट पूरा ईयर देखा लार्ज कैप ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, बट आपको मिड कैप स्मॉल कैप ने ही रिटर्न्स दिए। तो अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी या आपको कभी गोल आपका आया होगा और आपने प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो आपको वहीं से ज्यादा रिटर्न्स आए थे। इस साल थोड़ा सा सिनेरियो अलग है क्योंकि जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया विपुल के वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं, पी लेवल बढ़ गया है। स्मॉल कैप वैल्यूएशंस लास्ट एक साल से काफी हाई पे हैं। इस वजह से इस स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत थी ताकि और ज्यादा निवेशक रिटर्न्स को देख के इसमें निवेश ना करें बल्कि रिस्क को देख के निवेश करें। और रिस्क को बहुत आसानी से समझाने के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट किया गया था। जी। जैसे हम अपनी हेल्थ का पूजा स्ट्रेस पूजा जी टेस्ट पूजा करवा। जी पूजा जी, स्ट्रेस टेस्ट को लेकर के एक अलग से हम चाहते हैं कि आपसे प्रश्न करें और उसका जवाब आपसे डिटेल में समझें कि आखिर में ये होता क्या है और क्यों लाया गया। लेकिन चूंकि आपने अभी जिक्र स्मॉल कैप का कर दिया है तो बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं। स्मॉल कैप में हमने देखा कि एक करेक्शन देखने को मिला जो कि ड्यू था, तमाम एनालिस्ट कह रहे थे। और अब चूंकि अभी की सिनेरियो में क्या स्मॉल कैप शेयरों में पैसे लगाने चाहिए, और जो स्मॉल कैप शेयरों में, मिड कैप शेयरों में गिरावट आई है उससे रिटेल निवेशकों को किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आपने कहा बिल्कुल कि बाज़ार में थीम और ट्रेंड बदलते रहते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे दर्शक या जो हम आजकल के निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड में भी शेयर बाज़ार की तरह ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ से निकालो वहाँ लगाओ, वहाँ से निकालो यहाँ लगाओ। ये इसको आप कितना सही मानती हैं, और स्मॉल कैप मिड कैप पे आपकी राय? जी। बिल्कुल बहुत सही सवाल था ये विपुल, बहुत जरूरी है ये सवाल को म्यूचुअल फंड की नजरिए से देखने के लिए। नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, शायद मुझे नहीं पता वो किस मेंटालिटी से या किस होराइजन से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं हम गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं। सो डेफिनेटली जब हम इस तरीके के चेंजेस देखते हैं तो आपको आपके पोर्टफोलियो में इमीडिएट से रीबैलेंस नहीं करना है। अगर मैं वैसे देखा जाऊं कि वैल्यूएशंस हाई हैं और काफी लिक्विड रिडेम्पशंस हो रहे हैं, तो आप जब वैल्यूएशंस गिरेंगे तब आपको तो और इन्वेस्ट करना है अगर हम वो मेंटालिटी से चले, राइट? सो बिल्कुल से आपके पोर्टफोलियो में कोई अलग से आपको चेंज नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं वो बता दूं, हम नॉर्मली विपुल क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं म्यूचुअल फंड में, हम सिप करते हैं, राइट? तो अगर समझो कोई निवेशक है जिसकी 20,000 की एसआईपी चल रही होगी और हमने जैसे चार एक फंड में हमेशा जैसे हम कहते हैं उन्होंने स्ट्रैटेजाइज किया होगा, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप एग्जाम्पल, तो आपकी तो हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट की सिप जा रही है, तो आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई बिल्कुल में बीच में से इस तरीके से रीबैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सो जो ऑनगोइंग सिप है
उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले, क्योंकि आपने शुरू ही की है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। हाँ, जो लमसम पैसा निवेश करने की चाह रख रहे हैं, या जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या शायद वो सिर्फ अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, जी। तो फिलहाल के लिए मैं कहूंगी अप्रोक्सीमेटली आप एक क्वार्टर तक चाहिए तो स्मॉल कैप में निवेश रोकिए या कम करिए। आप लार्ज मिड कैप में कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिफ्ट ऑफ वैल्यूएशन हमें देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। एंड स्मॉल कैप गिरेगा तब तो डेफिनेटली इनफ्लो में कहूंगी करना चाहिए, बट और कितना गिर सकता है, इस वजह से आप पूरा का पूरा इनफ्लो अभी ना करें। सो बस इस स्ट्रैटेजी को समझ के लमसम पैसे को निवेश करें। लेकिन मैं तो हमेशा ये भी कहूंगी, अगर आप लमसम भी निवेश करें, आप उसको भी स्ट्रैटेजाइज करके करें। आप ज्यादा पोर्शन फ्लेक्सी लार्ज में रखें, मिड स्मॉल में कम रखें। एंड मैं कहूंगी सेफ साइड विपुल, अगर मैं एक ही शब्द में कहूं, आप मल्टी कैप ले लेना। मल्टी कैप में आपको मिड स्मॉल लार्ज तीनों मिल जाएगा, ताकि आप थोड़ा सेफ खेलेंगे आने वाले 6 महीनों के अगर हम बात करें। चलिए, तो आप लोगों के लिए सलाह ये है, जो लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के, कि लमसम एक साथ पूरे पैसे भी मत लगाइए। थोड़ा सा करेक्शन मोड में चल रहा है, लगा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। और अगर आपको कोई दुविधा आशंका है तो फिर आप मल्टी कैप ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो उसे आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एसआईपी में बाज़ार गिर रहा है, बाज़ार उठ रहा है, उन सब का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहिए और एसआईपी अपनी कंटिन्यू कीजिए, ये पूजा जी का कहना है। मैम, अगला प्रश्न ये है कि हाल में अब हमने देखा जिस तरीके का करेक्शन मोड में बाजार आता हुआ दिखाई दिया, बहुत लोग थोड़े से पैनिक भी होते हुए दिखाई दिए। ऐसे में क्या, चूंकि हालांकि बाजार रिकवर हो गया बाद में, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये बनता है कि क्या अभी जो है स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? क्या इक्विटी से बदल के डेट की तरफ, या फिर किसी हाइब्रिड फंड की तरफ, या फिर ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी, किस तरह के फंड्स में निवेश करना इस समय बेहतर रहेगा? देखिए, मैं तो कहूंगी विपुल के जब बाजार गिरता है या वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो उसी समय पे इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम एसआईपी को ही ज्यादा महत्व देते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, अगर हम लमसम भी डालते हैं, हम कहते हैं एसटीपी रूट लो, क्योंकि मार्केट कब किस तरीके से वॉलेटाइल हो जाएगी नहीं पता, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालो, ताकि एक साथ पूरे अमाउंट पे रिस्क ना आए। तो जब मार्केट वॉलेटिलिटी होगी, जब मार्केट में करेक्शन आएंगे, उस समय की जो वैल्यूएशन होगी, जो एवरेजिंग बनेगी, वो तो अच्छी है। सो ऐसे समय पे तो आपको इक्विटी में निवेश रहना जरूरी है, तो ही आपको अच्छी रिटर्न की कामना वहां पे देखने को मिलती है। और जो आपका दूसरा सवाल था अबाउट शिफ्टिंग टू डेट या हाइब्रिड, वो रीबैलेंस में कहूंगी आप तब करें जब आपको आपका जो एसेट अलोकेशन है उसकी प्लानिंग में अगर कोई चेंज करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम नॉर्मली प्लानिंग करते हैं दो पहलू से। एक होता है टेन्योर, मतलब लंबा समय, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। लंबा है तो नो ब्रेनर इक्विटी हो गया, मिड टर्म तक तो है तो हाइब्रिड हो गया, एकदम से शॉर्ट टर्म है तो डेट हो गया। वो एक तरीका हो गया। और दूसरा गोल बेस्ड जो होता है, कि समझो मेरे को मेरा जो गोल है जिसके लिए मैं इतने टाइम से प्लानिंग कर रही हूँ, बच्चों की पढ़ाई है या कोई वेकेशन है, वो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वो गोल के लिए मुझे पैसा लगेगा। तो जी। हाँ ठीक है, तो अब 1 या 2 ही साल है, तो आप उसको धीरे धीरे शिफ्ट करके डेट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि एकदम से गोल आपको पैसा लगेगा, समझो आपको फीस भरनी है बच्चे की ईयर एंड पे ही, यही दिसंबर के एंड पे समझो फीस भरनी है, तो हम नवंबर तक तो वेट नहीं कर सकते। क्या पता मार्केट की क्या मोड़ होगी, किस बिल्कुल। तरीके की मार्केट हमें देखने को मिलेगी। तो अभी से आप 25% पोर्टफोलियो बुक करें, थोड़ा 2 महीने बाद और 25% बुक करें, इस तरीके से वो प्लानिंग होती है। सो प्लानिंग दो तरीके से होती है, एक आपके होराइजन के हिसाब से, एक आपके गोल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज मेरे हिसाब से मार्केट में इक्विटी अच्छा चल रहा है, डेट अच्छा चल रहा है, गोल्ड अच्छा चल रहा है, इस वजह से मैं यहां से निकल के वहां जाऊं, वहां से निकल के वहां जाऊं, तो हम कहीं पे भी नहीं, कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा हमें, कहीं पे भी बिल्कुल। नहीं मिलेगा। तो ये सलाह आप लोगों को लिए निकल करके आती हुई कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने घबराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करते रहेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे, ना यहाँ की तेज़ी का फ़ायदा उठा पाएंगे, ना वहाँ की तेज़ी का फ़ायदा उठा पाएंगे, ऐसा मानना है पूजा जी का। अगला प्रश्न मैम, इस बार हमने देखा कि बहुत सारे फंड्स ने जो है काफ़ी अच्छा, खासतौर से इंडेक्स फंड में काफ़ी निवेश आता हुआ दिखाई दिया है।
खासतौर से अगर फार्मा इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। अभी क्या इस फंड में कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर आने वाले समय में को देखते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए किसी और तरह के सेक्टोरल फंड में निवेश करना चाहिए? सेक्टोरल फंड को लेकर के आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए विपुल, ये जो है ना सेक्टोरल फंड, ये बहुत ही सिक्लिकल होते हैं नेचर में। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं ना आपको, बारिश की सीजन में ही अम्ब्रेला चलती है, राइट? या ज्यादातर अगर बहुत धूप हो तब आप यूज करते हैं, बट ठंडी की सीजन में नहीं चलती। तो अगर आपने अम्ब्रेला कंपनी के स्टॉक लिए होंगे तो वो कौन सी सीजन में सबसे ज्यादा चलेंगे? या अगर हम अभी गर्मी की सीजन देख ले तो एसी अभी बहुत चलेगा, हमको एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो अभी एसी की जो कंपनीज हैं उसके स्टॉक्स की में परचेजिंग या उसमें वैल्यूएशंस आपको अच्छे मिलेंगे, खरीदारी अच्छी होगी। इसी तरीके से जब हम एक सेक्टर की बात करते हैं ना, जैसे आपने फार्मा राइटली पॉइंट आउट किया, जो कोविड के टाइम पे भी एक अच्छा बूम आया, फिर वापस से नीचे गिरावट देखने को मिली, और फिर लास्ट ईयर जैसे आपने पॉइंट आउट किया, उसके अगले साल आईटी ने इस तरीके से किया था, और आगे आने वाले एक आध दो साल में आईटी अगेन अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर दिख रहा है। जी। अब ये मैंने ओवरऑल जनरल बात की कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मैं निवेशक हूं, मुझे पता है कि जब फार्मा ने 50% दे दिया है तो अब मैं एंट्री लूंगी तो ऑलरेडी वैल्यूएशन तो आ चुका है। बिल्कुल। क्या पता अब वो 50% मेंटेन करे या ना करे, क्योंकि जैसे हमने बात की कि सीजन तो हो गई है, खरीदारी तो हो गई है, अब शायद सीजन बदलेगी और अब तब हम खरीदारी करने जाएंगे तो क्या होगा? तो इस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड में जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन सा सेक्टर कब चलेगा। हाँ, या तो अगर आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, आप बहुत अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, आपने ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है और उसके बाद अब एडिशनल आपके कोई मनपसंद कोई सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, ओवरबोर्ड होना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बेसिक डिवर्सिफाइड करके जो पोर्टफोलियोज होते हैं ना, चाहे वो फ्लेक्सी कैप ले लो, आप लार्ज कैप ले लो, या कोई भी कैटेगरी का ले लो, उसमें आपको ये सारे सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और जितना ये सेक्टर्स को हम फोर्सी करेंगे ना, उससे अच्छे से या काफी प्रोफेशनल और काफी अच्छी स्टडी के साथ वो फंड मैनेजर देख पाएगा कि कौन सा सेक्टर आगे 6 महीने एक साल के लिए है, तो आपकी वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा उसके ऊपर अगर हम एज एन इन्वेस्टर वो ध्यान रखें, अगर मुझे इतना सब नहीं करना, तो आप डाइवर्सिफाइड फंड, आपको फंड जब भी आप फैक्ट शीट देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि फंड मैनेजर की पसंदीदा सेक्टर कौन से हैं। तो वो स्ट्रैटेजी को देखते हुए आप शायद जिसमें हैवी बोर्ड फार्मा है, आप वैसे फंड सिलेक्ट कर लें, अगर आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते। हाँ, जैसे मैंने कहा कि दो तरीके के इन्वेस्टर्स, अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है सेक्टोरल में तो आप अकॉर्डिंगली चूज करें। लेकिन फार्मा, क्योंकि आपने कहा ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, सो मैं एकदम से उसके ऊपर नहीं कोई पॉइंट आउट या कोई ठीक। स्टेटमेंट देना। बिल्कुल। तो जो है सेक्टोरल फंड में पहले तो निवेश करने से बचें, अगर पूरी तरह डाइवर्सिफाइड हैं तभी बने रहें, क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस होता है। अब रैली आ चुकी है तो उसके बाद अगर आप फ्रेश एंट्री लेंगे तो हो सकता है उस तरह के रिटर्न की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, ये पूजा जी का मानना है। मैम, एक बड़ी खबर आई और इसको लेकर के बड़ा हमारे दर्शकों के तरफ से प्रश्न आ रहे थे। ये जो ओवरसीज़ ईटीएफ पर नए निवेश पर रोक लगाने का जो फैसला है, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं, और इसका रिटेल इन्वेस्टर जो कि ओवरसीज ईटीएफ पर पैसे लगाते थे उन पर क्या असर पड़ेगा, इसको जरा अगर आप विस्तार पूर्वक समझा सकें हमारे दर्शकों को तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैं समझा दूं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं या ईटीएफ को इंडेक्स में निवेश करते हैं, सो हम ये कर सकते हैं वाया म्यूचुअल फंड ऑल्सो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। फेब 2022 में ये लिमिट जो होती है, नॉर्मली वो $7 बिलियन की लिमिट सेट की है आरबीआई ने। हुआ क्या था, फेब 22 में ये लिमिट हमने क्रॉस करी हुई थी, तो इस वजह से इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में जो इनफ्लोज थे वो तभी स्टॉप करने में आए थे या पॉज करने में आए थे। ठीक है, तो तब उस समय पे हमने कोई भी हमारी जो भी एसआईपी जारी होगी वो पॉज हो गई होगी। फिर लेट 2023 में, क्योंकि यूएस मार्केट्स, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं था, मार्केट हाई पे नहीं थी, मार्केट में काफी करेक्शन था, रिडेम्पशन भी काफी हुए थे, इस वजह से वो स्पेस बढ़ गया, वापस से वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया।
अब ये जो आरबीआई ने लिमिट सेट की है, एक तो है $7 बिलियन की, विच इज फॉर इंटरनेशनल स्टॉक सिक्योरिटीज एंड स्टफ। जो दूसरी लिमिट अलग से सेपरेट $1 बिलियन की है, वो ईटीएफ इंडेक्स फंड, जैसे नेस्डेक हो गया, एसएनपी हो गया, इस तरीके के इंडेक्स की लिमिट है। जी। सो अभी देखने को ये आया है कि इंडेक्स में अप्रोक्सीमेटली 95% तक की लिमिट हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। सो इस वजह से अप्रैल 2024 से, 1 अप्रैल से आरबीआई ने सेबी के द्वारा एएमसीज को ये नोटिफाई किया है कि आप इंटरनेशनल जो ईटीएफ है, स्पेसिफिकली उसमें निवेश बंद है फिलहाल, पॉज कहूंगी मैं, क्योंकि ये लिमिट हम क्रॉस करने ही वाले हैं। लेकिन जो नॉन ईटीएफ फंड्स है, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटीज है, या जिसमें नॉन ईटीएफ आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा था, उसमें अभी तक कोई लिमिट की कोई घोषणा नहीं की गई है। सो अगर आपकी एसआईपी जा रही है तो वो कुछ समय के लिए पॉज हो जाएगी, ओनली अगर वो इंटरनेशनल ईटीएफ है। तो नॉन ईटीएफ है तो आपको कोई चेंज करने कोई चेंज नहीं है, आपकी जो एसआईपी है वो जारी रहेगी। ठीक। जी चलिए, तो आपकी एसआईपी जो है वो जारी रहेगी, जो नॉन ईटीएफ है उसको लेकर के, और आपका अगर कहीं निवेश है तो आपको कोई घबराने, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब मैम, जिसका जिक्र आप कर रही थी, जिस खबर को लेकर के, स्ट्रेस टेस्ट को लेकर के, वो क्या है और उसका फ़ायदा जो आम निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, उसको कैसे मिल सकता है और इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, ये ज़रा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए आप। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि स्ट्रेस टेस्ट से स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है, इनफैक्ट काफी स्ट्रेस फ्री है। उसको पॉजिटिवली ले। हम नॉर्मली अपने हेल्थ का भी स्ट्रेस टेस्ट करवाते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमारी बॉडी कहाँ पे है, किस स्टेज पे है, अगर कोई जरूरत है मेडिकेशन की या कोई एक्शन की, तो इस वजह से सिमिलर लॉजिक है स्ट्रेस टेस्ट का म्यूचुअल फंड्स के लिए। जैसे हमने बात की, स्मॉल कैप इंडेक्स मोर देन 48% लास्ट ईयर बढ़ गया था। 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ओनली स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर हम देखा जाए तो। सो बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड, बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से सेबी ने सारे एएमसीज को ये नोटिफाई किया कि आपका एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाएगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस में, जिसमें ये देखा जाएगा कि अगर कोई इन्वेस्टर रिडेम्पशन लेता है इस तरीके के मार्केट में कि बहुत वॉलेटिलिटी है, और अगर उनको रिडेम्पशन लेना है, सो अगर उनका एयूएम का 25% पोर्टफोलियो रिडीम हुआ, तो इन्वेस्टर को पैसा कितने टाइम में मिलेगा, और अगर 50% तक पूरा एयूएम रिडीम हो जाता है तो कितने समय में पैसा वापस मिलेगा। अब नॉर्मली हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको पैसा कितने दिन में मिलता है, T+2 डेज में, मतलब आज मैंने सेल किया तो परसों मुझे पैसा मिल जाता है। लेकिन ये डेज की बात कब आई, क्यों आई? क्योंकि अगर एयूएम का 25% ही निकल जाए या 50% ही निकल जाए, तो उतना कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर स्कीम को। सो काफी एएमसीज की पूरी लिस्ट आई कि किसी एएमसी को 30 दिन लगेंगे, किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 60 दिन लगेंगे। सो मैं कहूंगी इसको किस तरीके से पढ़ना है। आप ये ना देखें कि जिसको 60 डेज लग रहे हैं और किसको सामने 20 डेज लग रहे हैं, तो 20 डेज वाला जो पोर्टफोलियो वो अच्छा है, चलो मैं सारा का सारा पैसा वहां से निकाल के यहाँ डाल। इसमें काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, काफी सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं। सबसे पहले तो एयूएम कितना बड़ा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी मिड कैप का एयूएम 60,000 करोड़ है, उसका अप्रोक्सीमेटली 23 डेज का एक लिक्विडिटी का सामने आया कि उतना टाइम लगेगा। सामने पीजीआईएम जो है उसको एक ही दिन लगेगा, लेकिन उसका एयूएम सिर्फ 1400 करोड़ है। सो आप देखिए, जितना बड़ा एयूएम है उसको सेल करने को भी टाइम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीजीआईएम के रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगे एचडीएफसी के सामने, या एचडीएफसी के रिटर्न्स बहुत कम होंगे। सो हम यहाँ रिटर्न कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क कंपैरिजन कर रहे हैं। और अगर एचडीएफसी मिड कैप जो इतना क्लासिक फंड है, एवरग्रीन फंड है मिड कैप कैटेगरी में, अगर उसको 23 दिन लग रहे हैं क्योंकि उसका इतना बड़ा एयूएम है, तो उसमें मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिटर्न उसने आपको इतने अच्छे दिए हैं। सो सबसे पहले अगर एयूएम बड़ा है, इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। नंबर 2, फंड किस तरीके से फ्रेम्ड है, इन द सेंस काफी टाइम ये भी देखना है कि टॉप 10 इन्वेस्टर आपके पोर्टफोलियो में फंड कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 करोड़ का फंड है और उसमें
10 to 20% ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत ही कम इन्वेस्टर्स के हाथ में है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और उन्हीं 10 इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया रिडेम्पशन लेने का, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो निकल जाएगा। बिल्कुल। सो ये सारे पैरामीटर्स एएमसी लेवल पे, सेबी लेवल पे डिस्क्लोज करने जरूरी थे, ताकि निवेशक को पता चले कि किस तरीके का फंड एक फंड मैनेजर चलाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये सारी चीजें सामने आई, लेकिन थोड़े लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं हमें इस तरीके से, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुई तो ऐसा होगा। अब आप और मैं विपुल जब बात करते हैं, अगर जी वॉलेटिलिटी होती है या मार्केट गिरती है, स्मॉल कैप इंडेक्स गिरता है, जी। कितने लोग सेल करने निकलते हैं। क्यों हम्म। लोग एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे कि चलो मैं पैसा निकाल लूं? शायद उस टाइम पे तो लोग इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल। पैसा लॉस में क्यों निकालना है? हमको पता है म्यूचुअल फंड में जो भी लॉसेस देखने को मिलते हैं वो वर्चुअल है, जब तक आप बुक नहीं करते हो वो लॉस आपका नहीं है। तो बिल्कुल। हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपया है तो हमने पूरा का पूरा सिर्फ स्मॉल कैप में डाला हुआ है, हम तो उसको जी। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, राइट? शायद उसमें से 5 या 10 रुपया होगा। तो अगर वो फिलहाल वॉलेटिलिटी के हिसाब से नीचे है तो हम कोई सेल तो नहीं करने वाले हैं। सो डेफिनेटली इंसान इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि सेबी की तरफ से बहुत ही ओपनली इस तरीके का एक जी स्ट्रेस टेस्ट हुआ एएमसीज के साथ। इट इज जस्ट फॉर द गुड ऑफ इन्वेस्टर्स, ताकि एक पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर हो जाए, जी। हम सबको एक रियलिटी चेक मिले कि सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देख के आप फंड में निवेश ना करें, आप उसके रिस्क फैक्टर्स, लिक्विडिटी फैक्टर्स, इनको भी देखें और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहें। दैट्स इट। बिल्कुल। तो आपके लिए फिलहाल बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत विस्तार से पूजा जी ने समझा दिया है कि स्ट्रेस टेस्ट आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए है, अपना स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं है। तो ये आपकी सुविधा के लिए है। अपने स्ट्रेस को कम रखिए, तमाम रिस्क फैक्टर्स को देखते रहिए और निवेश करते रहिए म्यूचुअल फंड में। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल मैम, FY25 इस अगले वित्त वर्ष से क्या कुछ उम्मीदें हैं? किस तरह के फंड्स आपको लगता है कि वो ट्रेंड में रहेंगे? कहाँ पर निवेश और बेहतर रहेगा? कैसे FY25 में अपना पोर्टफोलियो बनाएं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि पोर्टफोलियो बनाने से पहले ये ना सोचे कि ट्रेंड है ठीक है हम फॉलो करेंगे, लेकिन जो चल रहा है उसको कोई ज्यादा चेंजेस मत करें। हमने जो चालू किया था, अगर आपने गोल बेस्ड प्लानिंग की है तो अच्छी ही है, उसमें कोई चेंजेस ना करें। हाँ, नया इन्वेस्टमेंट करना है, नई स्ट्रैटेजी को ऐड करना है, क्योंकि हम कहते हैं ना हर साल आपके पोर्टफोलियो में आपको टॉपअप करना है। हमारी सैलरीज बढ़ती है, हमारे हर साल के एक्सपेंसेस को हम प्लान करते हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट्स को भी हमको बढ़ाना है। सो ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, मल्टी एसेट कैटेगरी अच्छी है, मल्टी कैप कैटेगरी भी अच्छी है। मल्टी कैप क्यों? क्योंकि उसमें तीनों ही आ जाएंगे। एंड मल्टी एसेट इस वजह से क्योंकि एसेट क्लासेस भी देखा जाए ना तो डेट इज ऑल्सो डूइंग गुड, गोल्ड भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी। सो मल्टी एसेट में आपको तीनों एसेट क्लासेस मिल जाएंगे, सो ये अच्छा है। सेक्टर्स की बात करें, क्योंकि एआई है, ईवी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, ये सारे सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। आईटी अगेन फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स अच्छा देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली सेक्टर वाइज भी आपको डिवर्सिफिकेशन आपका पोर्टफोलियो है या नहीं ये देखना है। तो मैं म्यूचुअल फंड का ट्रेंड या उसके ग्रोथ की बात करूं तो डेफिनेटली इनफ्लो 19,000 करोड़ पे पहुंच गया है। एंड आगे आने वाले जो इवेंटफुल ईयर हमें है उस वजह से हमें मार्केट पॉजिटिव ही दिख रहा है। सो आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट से पीछे ना हटें, आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें और एड ऑन कर सकते हैं तो करें। थोड़े बहुत रेगुलेटरी चेंजेस भी हैं विपुल, वो भी आपको चेक करना है। नॉमिनेशन की डेट 30 जून तक हो चुकी है, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट जो करना है वो करिए। सिप में थोड़े चेंजेस हैं, जैसे सिप कैंसिल हो जाती है अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर आपके नहीं जाते तो रीजन देना पड़ता है, अगर आप सिप स्टॉप करते हैं तो। फिर पैन हैज टू बी नाउ एज पर योर इनकम टैक्स रिकॉर्ड, पैन एंड डीओबी। तो थोड़े बहुत रेगुलेटरी चेंजेस भी जो हैं आपको मेल्स आते रहेंगे, हर एएमसी से मेल आएगा, कैम से मेल आएगा। जस्ट फॉलो जो भी रेगुलेशन के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। बाकी ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो कहा, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, एआई, जो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करता है, इस तरीके के अगर कोई फंड स्ट्रैटेजी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अच्छा है।